नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर वेव्स में, और जो लास्ट पॉइंट हमारा इसमें बचा हुआ है तो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा, दैट इज डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है, अच्छा डॉपलर्स इफेक्ट क्या है, तो इसके बारे में तो मैंने एक वीडियो भेजा था देखने के लिए, या कभी सभी ने देखा ही होगा कि सपोज किसी रेलवे स्टेशन पे है और कोई ट्रेन अगर रुकती नहीं है, गुजर जाती है हॉर्न देते हुए, तो क्या उसका जो साउंड हमको सुनाई देता है, हॉर्न का जो साउंड, जब वो पास आ रही होती है तब हमें उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट अपीयर होती है, और जैसे ही वो क्रॉस करती है सडनली हमको ऐसा लगता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज हो गया, उसके हॉर्न की फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ। तो ये जो चेंज हुआ है दिस इज कॉल्ड डॉपलर शिफ्ट, मतलब ये डॉपलर्स इफेक्ट की वजह से हुआ है। तो जरा समझते हैं कि डॉपलर्स इफेक्ट है क्या सबसे पहले तो। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के बारे में एक बात जो हमने बोली हुई है वो ये कि साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है, साउंड अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो उसके फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता है। ये बात तो मालूम है ना सबको, क्यों भाई? फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगा। अब जरा देखते हैं फ्रीक्वेंसी चेंज अगर नहीं होगा तो फिर हमको फ्रीक्वेंसी में चेंज अपीयर कैसे होता है। तो देखो इसके लिए पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं कि एक साउंड का सोर्स है, ठीक है, ठीक है, और ये साउंड का सोर्स सपोज रेस्ट पे है और इसका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू एक्चुअल है। तो देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि जो भी वेव्स इसमें से निकल रही है उस वेव के अंदर कंप्रेशन है, उस वेव के अंदर रेयरफैक्शन है। तो क्या ऐसे बोला जा सकता है कि ये जो साउंड का सोर्स है, ये जो साउंड का सोर्स है इसमें से कंटिन्यूअसली रेयरफैक्शंस और कंप्रेशंस निकल रहे होंगे, देखो ध्यान से। और रेयरफैक्शन और कंप्रेशन जो है वो, मान लेते हैं कि सामने एक लिसनर है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, और ये भी सपोज इनिशियली रेस्ट पे है। अच्छा, ये जो मैंने बनाए हैं रेड से, ये समझ लो कि ये सिर्फ मैंने कंप्रेशन बनाए हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक सेकंड के अंदर उस सोर्स से कितने कंप्रेशंस बाहर निकलेंगे। बात समझना ध्यान से, नंबर ऑफ कंप्रेशंस एमिटेड बाय सोर्स पर सेकंड। तो एक सेकंड में कितने कंप्रेशन निकलेंगे, और फिर ये कंप्रेशन वो कह रहा है, तो ये कंप्रेशन अपने आप उस मीडियम में जो भी साउंड की स्पीड है उस स्पीड से चारों तरफ जाएंगे। तो हमें डिस्कस करना है उन कंप्रेशंस के बारे में जो ऑब्जर्वर के पास पहुंच रहे हैं। अच्छा, ये बताओगे कि दो कंप्रेशन के बीच में जो टाइम लगेगा निकलने का जो टाइम है, क्या उस टाइम को 1 अपॉन न्यू एक्चुअल बोल सकते हैं? तो दो कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस है, क्या वो डिस्टेंस लैम्डा के इक्वल होगा? बताइए। और लैम्डा को हम लोग लिख सकते हैं वी साउंड इंटू टी, ये बताओ, ठीक है। अब लिसनर को कितने कंप्रेशंस पर सेकंड सुनाई दे रहे हैं, तो वो सीधा सीधा ये है कि उसके पास उसके कान का जो डायफ्राम है उस पर कितने कंप्रेशंस पर सेकंड स्ट्राइक कर रहे हैं, बोलो। तो अब अगर हर एक कंप्रेशन को तुम ऐसे सपोज करके चलो कि पार्टिकल हैं, सारे पार्टिकल एक के पीछे एक चले आ रहे हैं, और वो पार्टिकल जाके कंटिन्यूअसली उस ऑब्जर्वर से लिसनर से कोलाइड होने वाले हैं, ठीक है। तो अब ऐसे सोचो कि पहला पार्टिकल टकराया और दूसरा पार्टिकल टकराया, दोनों के बीच में टाइम गैप कितना होगा, कैसे निकालेंगे? मतलब हमें चाहिए है टाइम टेकन बिटवीन टू कंप्रेशंस रिसीव्ड बाय लिसनर। क्यों भाई, बताओ ये टाइम किस बात पे डिपेंड करेगा, कैसे निकालेंगे? मतलब एक पार्टिकल पहुंचा और फिर दूसरा पहुंचा, तो दूसरा जो है वो पहले से कितनी देर के बाद पहुंचा, किस पे डिपेंड करेगा? तो ये दो बातों पे डिपेंड करेगा, एक तो दोनों पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस क्या है, और दूसरा जो पीछे वाला पार्टिकल है उसकी स्पीड क्या है, यानी उतना डिस्टेंस उस स्पीड से कवर हो रहा है।
तो टाइम निकालने के लिए क्या ऐसा बोल सकते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है लैम्डा और अपॉन जिस स्पीड से वो कवर हो रहा है। ये क्लियर है, लैम्डा अपॉन वी साउंड। और इसको एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इसी टाइम इंटरवल का रेसिप्रोकल होगा, तो 1 अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो इट बिकम्स देखो कितना आएगा ये, इट बिकम्स लैम्डा की जगह क्या लिख सकते हैं, लैम्डा की जगह लिख सकते हैं वी साउंड इंटू टी एंड डिवाइडेड बाई वी साउंड। क्यों भाई, उल्टा कर देना है ना, तो वी साउंड ऊपर हो जाएगा इंटू टी नीचे हो जाएगा। तो ये वैल्यू तुम ध्यान से देखो तो न्यू एक्चुअल के इक्वल हो जाएगी। यानी इस पर्टिकुलर केस में जो उस लिसनर को फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है और जो उस सोर्स की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो दोनों मैच करेंगी। बताओ ध्यान से, मतलब सीधा सीधा ये है, नंबर ऑफ कंप्रेशंस एमिटेड बाय सोर्स पर सेकेंड एंड नंबर ऑफ कंप्रेशंस रिसीव्ड बाय लिसनर पर सेकेंड, दोनों इक्वल हैं। इसमें कोई डाउट है यहां तक तो बताइए पहले। दोनों ही रेस्ट पे लिए हैं शुरू में, कोई चल नहीं रहा है, चलने वाले सिर्फ ये कंप्रेशंस हैं जो आगे की तरफ जा रहे हैं। बोलो सर न्यू एपरेंट क्या है? न्यू एपरेंट है एपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय लिसनर। न्यू एपरेंट इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय लिसनर। देखो एक तो फ्रीक्वेंसी है सोर्स की, सोर्स की फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि सोर्स पर सेकंड कितने कंप्रेशंस एमिट कर रहा है, और एपरेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि वो लिसनर कितने कंप्रेशंस पर सेकंड रिसीव कर रहा है। सिंपल। बताओ अभी बताओ कि इस केस में क्योंकि दोनों रेस्ट पे हैं, दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन between source and listener, when there is no relative motion between source and listener, तो ये बात तुमको विजुअलाइज हो रही है कि नंबर ऑफ कंप्रेशंस एमिटेड पर सेकेंड और नंबर ऑफ कंप्रेशंस रिसीव्ड पर सेकेंड सेम होंगे। बोलो यस सर। अब जरा तुम अब तुम आगे अपने आप बता सकते हो, अगर इतनी बात तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है तो। अब तुम ये बताओ कि अगर ये लिसनर दौड़ के सोर्स की तरफ जाने लगे तो क्या कहोगे, नंबर ऑफ कंप्रेशंस रिसीव्ड पर सेकेंड के बारे में, विल दे इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। नंबर ऑफ कंप्रेशंस, अभी क्या है सिर्फ कंप्रेशंस आ रहे थे, लिसनर रेस्ट पे था। अब अगर लिसनर भी उसकी तरफ दौड़ के जाने लगे तो नंबर ऑफ कंप्रेशंस रिसीव्ड पर सेकंड बाय द लिसनर क्या बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो उसको हम लोग बोलते हैं कि जब हम ऑब्जर्वर टुवर्ड्स सोर्स जाने लगेगा तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, तो वो हमारा फर्स्ट केस बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में, व्हेन लिसनर इज मूविंग towards source with speed v naught, when listener is moving towards source with speed v naught। तो जरा ये दोबारा डायग्राम बना लो, कुछ चीजें तो सेम रहेंगी, तो मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। ये देखो, अब हमने सेकंड केस में क्या किया है ध्यान से देखना। अब ये लिसनर इधर की तरफ जा रहा है, कितनी स्पीड से, v नॉट स्पीड से। तो अब जरा ये बताओ कि बाकी सारी चीजें सेम है, देखो मैंने सब बाकी सब सेम रखा है, दो कंप्रेशंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी मैंने सेम रखा है, लैम्डा में कोई भी चेंज नहीं है। तो अब ये बताओगे, अब हमें निकालना है हर बार हमको एक ही चीज निकालनी है, और जो निकालना है वो ये मैंने लिखा हुआ है कि टाइम टेकन
between two compressions received by listener। तो जरा मुझे बताओगे कि इस केस में ये टाइम टेकन क्या लिखेंगे, अगर सब समझ में आ गया है तो। lambda by v sound plus v naught। यस करेक्ट, Yes, sir. लैम्डा अपॉन वी साउंड प्लस वी नॉट। इसमें कोई डाउट किसी को, बताओ इस स्टेप में डाउट किसी को तो बताइए। सिंपल काइनेमैटिक्स है, दो पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, हमें टाइम पता करना है कितनी देर में दोनों टकरा जाएंगे। तो उनके बीच का डिस्टेंस लैम्डा है, एक वी साउंड से जा रहा है और एक वीओ से जा रहा है। और न्यू एपरेंट क्या लिखते हैं, तो न्यू एपरेंट होता है इसी टाइम का रेसिप्रोकल 1/Δt। तो इसको लिखेंगे हम लोग वी साउंड प्लस वीओ अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू लिख देते हैं, लैम्डा की क्या वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू है वी साउंड इंटू टी। और तुम ध्यान से देखो 1/T को लिख देंगे न्यू एक्चुअल, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा इस केस में वो आएगा न्यू एपरेंट इज इक्वल टू न्यू एक्चुअल इंटू ब्रैकेट वी साउंड प्लस वीओ अपॉन वी साउंड। वी साउंड प्लस वीओ अपॉन वी साउंड। देखो ध्यान से, तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला निकल के आया है, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड सोर्स। कोई भी डाउट है इसमें बताइए। No, sir. देखो ये तो मैंने एक केस तब डिराइव किया है व्हेन लिसनर इज मूविंग टुवर्ड सोर्स। मान लो अपोजिट कर दें, लिसनर मान लो दूर जा रहा हो, तो क्या चेंज करेंगे फॉर्मूले में, बताओ। Plus V naught to minus V naught. प्लस वी नॉट का माइनस वी नॉट हो जाएगा। अच्छा सपोज इमेजिन करो, ठीक है, सपोज कि लिसनर की जो वेलोसिटी है वो साउंड की वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, से कंप्रेशंस पहुंचेंगे नहीं, कंप्रेशन पहुंचेंगे नहीं, फिर आगे आवाज सुनाई नहीं देगी, मतलब सुनाई नहीं देगा साउंड, तो फिर फ्रीक्वेंसी की बात ही कहां से आएगी, ठीक है ना। तो व्हेन लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स विथ वी नॉट, तो यही सेम फॉर्मूला फिर से लिख लो, बस प्लस की जगह माइनस कर दो। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हो गया व्हेन लिसनर इज मूविंग। सेकंड हेडिंग पे पढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट इज व्हेन सोर्स इज मूविंग, when source is moving towards listener with speed vs, when source is moving towards listener with speed vs, ठीक है। तो इसको देखना, इसमें थोड़ा सा क्या फर्क पड़ेगा बताना। सपोज सोर्स है एंड दिस सोर्स इज मूविंग विद वेलोसिटी vs, ठीक है। लिसनर को हम इस बार रेस्ट पे रखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा इस केस में, अच्छा बताओ पहले अपने आप सोच के बताओ क्या होगा इस बार। इस बार क्या होगा, नॉर्मली सोर्स की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी से कम होगी, साउंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो इस केस में क्या लगता है, कंप्रेशंस रिसीव्ड मतलब पहले जैसे होंगे, चेंज नहीं होंगे। नहीं, सबसे पहले बताओ जो कंप्रेशंस निकल रहे हैं उनका टाइम तो सेम है, मतलब हर 1 सेकंड में निकल रहे हैं अगर, तो वो टाइम तो फिक्स रहेगा। लेकिन इस बार क्या होगा कि जैसे एक कंप्रेशन रिसीव हुआ, एक कंप्रेशन निकला, तो जिस जगह उसने पहला कंप्रेशन निकाला है अगला कंप्रेशन वो सोर्स थोड़ा आगे जाके निकालेगा। बताओ yes. जिसकी वजह से किस में चेंज आएगा, बताओ कि इतने सारे वेरिएबल दिख रहे हैं तुमको, क्या चेंज आएगा।
अगला Distance- सर कंप्रेशन टाइम में चेंज आएगा, वो हाँ? जल्दी पहुंच जाएगा, नहीं टाइम में चेंज आएगा। जल्दी तो पहुंचेगा, वो बात समझ में आई। Sir, distance between two डिस्टेंस बिटवीन compressions. टू हाँ हाँ वही। कंप्रेशंस चेंज हो जाएगा इस बार, यानी इस बार जो फर्क पड़ेगा वो लैम्डा में फर्क पड़ेगा। बात समझ में आई? पिछले क्वेश्चन में Yes, लैम्डा में कोई चेंज नहीं, इस बार लैम्डा में फर्क आएगा। तो जरा निकालते हैं, कैसे निकालेंगे इसको, उसके लिए भी वैसे ही करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये कंप्रेशन मैंने लिखा है T=0 वाला, और ये कंप्रेशन V साउंड से आगे जा रहा है, ठीक है। दूसरा एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, दूसरा डायग्राम बनाते हैं। और दूसरे डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे कि इस सोर्स को ही कुछ आगे कर देते हैं, क्यों भाई, ये रहा। और मान लेते हैं कि ये अगला कंप्रेशन जो एमिट हो रहा है वो कैपिटल T टाइम पे एमिट हो रहा है। तो अब जरा कैलकुलेशन देखना जरा ध्यान से कि ये जो कंप्रेशन है ये कहाँ पहुँच गया होगा। ये हमारा फर्स्ट नंबर वाला कंप्रेशन है, ये फर्स्ट नंबर वाला कंप्रेशन है, और ये सेकंड नंबर वाला कंप्रेशन है। तो फर्स्ट नंबर वाला जो कंप्रेशन है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा यहाँ से लेके यहाँ तक? उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम लोग लिख सकते हैं क्या? उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड V साउंड इंटू T होगा, बताओ इतनी देर में। और ये जो सेकंड कंप्रेशन एमिट हुआ है, सेकंड कंप्रेशन जो एमिट हुआ है, फर्स्ट कंप्रेशन जहां एमिट हुआ था उससे कितना आगे एमिट हुआ है? तो उससे ये Vs इंटू T आगे एमिट हुआ है, जिसकी वजह से इनके बीच का जो लैम्डा है वो इस बार लैम्डा डैश हो जाएगा। डायग्राम देखो ध्यान से, मैंने एकदम क्लियरली बनाया है, क्यों भाई? तो लैम्डा डैश कितना होगा इस बार? तो लैम्डा डैश की वैल्यू होगी इस बार V साउंड इंटू T माइनस Vs इंटू T। इस इक्वेशन में कोई डाउट? क्यों भाई? और फिर से हम वही काम करेंगे, यही लिखेंगे कि टाइम टेकन बिटवीन टू कंप्रेशंस रिसीव्ड बाय लिसनर। कितना लिखेंगे ये टाइम टेकन इस बार, बताओ? इस बार ये टाइम टेकन क्या, लैम्डा डैश अपॉन V साउंड होगा। लैम्डा डैश की वैल्यू रखते हैं तो ये होगा V साउंड माइनस Vs, बाहर कैपिटल T अपॉन V साउंड। तो यहाँ से जब हम न्यू एपरेंट लिखेंगे तो न्यू एपरेंट की वैल्यू आएगी न्यू एक्चुअल इंटू V साउंड अपॉन V साउंड माइनस Vs। देखो बताइए, इस बार लैम्डा में फर्क पड़ा है। एक्चुअली लैम्डा जो है वो कम हो गया है क्योंकि जो दूसरा कंप्रेशन है वो उसने आगे आके एमिट किया है। बाद में फिर उनके बीच में लैम्डा यही रहेगा क्योंकि दोनों की वेलोसिटी तो सेम ही है ना, V साउंड। बोलिए। Yes, sir. यस सर। सर ऐसे सर जितने भी आगे कंप्रेशन निकलेंगे सर सबका लैम्डा एकदम कम होता जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे क्यों कम होता जाएगा? फिर जब हम 2 और 3 को कंपेयर करेंगे तो यही लैम्डा डैश आएगा, कम क्यों होता जाएगा? अब लैम्डा अगर अगर सोर्स की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसमें लैम्डा फिक्स हो जाएगा, जो भी कम होना है वो कम होके कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, अब इसी में अगर ये बात बोली जाए कि सोर्स अगर मूविंग अवे हो तो क्या बोलेंगे? व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम लिसनर with speed Vs। क्यों भाई? तो न्यू एपरेंट इज इक्वल टू न्यू एक्चुअल, क्या आ जाएगा इस बार? इस बार लिखेंगे V साउंड Plus Vs. प्लस हो जाएगा। अब देखो फाइनली क्या है, सोर्स मूविंग, लिसनर मूविंग,
ये सब मिला के तो देखा जाए तो 4 टाइप के वेरिएशन है इसमें, 2 टुवर्ड्स के हो जाएंगे, 2 अवे के हो जाएंगे, एक सोर्स और एक लिसनर। बोलो। तो अब तुम्हें ध्यान इसको रखना है, याद तो रखना जरूरी है ही है। प्रूफ तो हो गया, प्रूफ फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ध्यान तुम्हें ये रखना है कि ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है उसको हम हमेशा न्यूमरेटर में चेंज करते हैं, और सोर्स की जो वेलोसिटी है उसको हमेशा डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं। ठीक, पहली बात ये ध्यान रखनी है। और दूसरी ये ध्यान रखनी है, अगर टुवर्ड्स जा रहे हैं मतलब उनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, अगर टुवर्ड्स का केस है तो। ठीक है, तो अगर हमें ऑब्जर्वर टुवर्ड्स वाला केस है तो वैल्यू बढ़ाने के लिए न्यूमरेटर में प्लस करना पड़ेगा और वैल्यू बढ़ाने के लिए डिनोमिनेटर में माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए सोर्स वाले केस में नीचे माइनस है और ऑब्जर्वर वाले केस में ऊपर प्लस है। समझ गए नहीं समझ गए? और अगर उल्टा केस होगा, दूर जा रहे हैं तो वैल्यू कम होगी। तो वैल्यू कम कैसे होगी? वैल्यू कम होगी ऊपर माइनस करने से वैल्यू कम होगी और नीचे प्लस करने से वैल्यू कम होगी। ऐसे याद रखो, याद रहेगा? बताओ। ठीक है ना? मतलब कैसा भी केस हो सकता है। मान लो सोर्स इधर की तरफ जा रहा है Vs से और ऑब्जर्वर इधर की तरफ आ रहा है Vo से, तो जरा बताओ कि फॉर्मूला क्या बनेगा। या फिर सोर्स अगर इधर जा रहा है Vs से और ऑब्जर्वर इधर जा रहा है Vo से, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? बनाओ जल्दी से। और अगर सोर्स इधर जा रहा है Vs से और ऑब्जर्वर भी इधर ही जा रहा है Vo से, 3 केस हैं, बताओ। फर्स्ट वाले में न्यू एक्चुअल इनटू वी साउंड प्लस वीओ अपॉन वी साउंड माइनस वीएस। करेक्ट। यहाँ आएगा न्यू एपरेंट। बना लो सभी के, तीनों के लिख लो। याद हो गया तो तीनों के लिख लो एक बार। न्यू एक्चुअल, अब टुवर्ड्स का केस है तो ऑब्जर्वर वाला न्यूमरेटर भी बढ़ाएंगे और साउंड सोर्स वाला Vs को भी कम करेंगे। ठीक है। सेकंड केस में दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो क्या होगा बताओ? ऊपर माइनस नीचे प्लस। ऊपर माइनस नीचे प्लस। हाँ ठीक है, ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा। और थर्ड केस में बताइए। हाँ, ऊपर माइनस नहीं होगा, ऊपर प्लस होगा और नीचे भी प्लस होगा। क्योंकि इसको भी हम प्लस ऐसे होगा। सोचते हैं, देखो इसको हम ऐसे सोचेंगे, ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स सोर्स है कि अवे फ्रॉम सोर्स है? ऑब्जर्वर सोर्स। ऑब्जर्वर टुवर्ड्स है तो ऊपर प्लस आएगा। ठीक है। अच्छा, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है कि अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है? अवे। अवे है तो नीचे प्लस आएगा। तो इसमें क्या होगा, ऊपर भी प्लस आएगा और नीचे भी प्लस आएगा। और तुम ध्यान से ये बात भी सोचो कि अगर सपोज करो V0 और Vs की वैल्यू सेम हो जाए तो क्या न्यू एक्चुअल और न्यू एपरेंट बराबर आना चाहिए ना? तो बराबर कैसे आएगा? फॉर्मूला भी तो उसी तरह का बनना चाहिए। ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे एपरेंट वेवलेंथ रिसीव्ड बाय अ लिसनर। अच्छा, हम लोगों ने जो फॉर्मूले बनाए हैं वो बनाए हैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, तो तुम्हें फ्रीक्वेंसी में ही सिर्फ याद रखने की जरूरत है, वेवलेंथ में कुछ याद नहीं रखना है। वेवलेंथ के लिए तुम्हें एक बेसिक सी बात याद रखनी है, अगर तुम्हें वेवलेंथ निकालनी है तो तुम्हें पहले तो फ्रीक्वेंसी ही निकालना है, उस लिसनर के रिस्पेक्ट में क्या फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद अगर हमें वेवलेंथ चाहिए, वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव विद रिस्पेक्ट टू लिसनर, तो वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव विद रिस्पेक्ट टू लिसनर हो जाएगा इक्वल टू वी साउंड, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू लिसनर अपॉन
एपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय लिसनर, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला तो वही है, v इक्वल टू न्यू लैम्डा है, लेकिन हमें लैम्डा चाहिए लिसनर के रिस्पेक्ट में, कि लिसनर को लैम्डा क्या सुनाई दे रहा है, सुनाई क्या दे रहा है, लैम्डा क्या अपीयर हो रहा है। तो लैम्डा उसको वो अपीयर होगा जो वेलोसिटी उसको अपीयर हो रही है अपॉन उसके हिसाब से जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है, उनका रेशियो। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट में, सपोज व्हेन विंड इज ऑल्सो ब्लोइंग। अब कोई केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें सपोज विंड ब्लो कर रही है, तो एग्जांपल ही ले लेता हूं मैं। सपोज सोर्स है, सोर्स जा रहा है लेफ्ट साइड में वीएस से, ठीक है, और विंड ब्लो कर रही है राइट साइड में, और ऑब्जर्वर जो है वो भी जा रहा है राइट साइड में वीओ से। ध्यान रखना, जब भी हमें साउंड की स्पीड क्वेश्चन में मेंशन होती है, तो साउंड की स्पीड हमेशा मेंशन होगी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। मतलब जो हम लिखते हैं ना कि एयर में 332 है या 330 है, तो ये जो 332 का वैल्यू फिगर है, ये फिगर है विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे समझ लो। जैसे वो स्ट्रिंग में हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रिंग में अगर हम पल्स जनरेट करते हैं, तो स्ट्रिंग में जो पल्स आगे बढ़ती है वो √T/μ जो वैल्यू निकालते हैं वो होता है स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में। अब अगर तुम उस स्ट्रिंग को लेके दौड़ने लगोगे तो उसका ग्राउंड से वेलोसिटी चेंज होगा, और हमें ऊपर वाले फॉर्मूले में जो भी वेलोसिटी साउंड की यूज करनी है वो ग्राउंड से यूज करनी है। तो अब ग्राउंड से यूज करने में विंड की वेलोसिटी को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके लिए मैं एक छोटी सी चीज याद दिलाऊंगा। तुमने रिवर स्विमर मोशन याद है, नहीं याद है, काइनेमेटिक्स में जो पढ़ा था? क्यों भाई? यस सर। रिवर स्विमर मोशन, अप स्ट्रीम मोशन, डाउन स्ट्रीम मोशन, याद है ना? यस यस सर। सर। एग्जैक्टली सेम काम करना है विंड और साउंड के लिए भी। ठीक है, अब ऐसे देखो, इससे जो साउंड एमिट होगा वो साउंड किस तरफ जा रहा है और सोर्स किस तरफ जा रहा है। तो सोर्स किस तरफ जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, साउंड किस तरफ जा रहा है ये बताओ। क्यों भाई? साउंड के लिए टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, मतलब डाउन स्ट्रीम मोशन बोलेंगे कि अप स्ट्रीम बोलेंगे? डाउनस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम है ना? यस सर। आप सुनेंगे सर, अप स्ट्रीम कैसे भैया? क्योंकि विंड ऑपोजिट में जा रही है, साउंड ऑपोजिट जा रहा अरे साउंड कहाँ जा रहा है, सोर्स। मैं तभी ऐसा कंफ्यूजिंग डायग्राम बनाता हूँ कि तुम जो है तुम्हारे ऐसे लोग कंफ्यूज हो जाएं, थोड़ी देर के लिए टाइम पास हो जाए। साउंड किधर जा रहा है, मैं फिर से क्वेश्चन यही पूछूंगा। है लेफ्ट में। अरे भगवान, अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ यस सर, साउंड नहीं समझते हो? समझ गए सर। सोर्स उधर जा रहा है, साउंड इधर जा रहा हाँ, तो अब देखो, पहले तो फॉर्मूला बना लो। फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा न्यू एपरेंट इज इक्वल टू न्यू एक्चुअल इनटू। फॉर्मूला बताओ पहले, फॉर्मूला क्या बनेगा? पहले फॉर्मूला बना लो, बाद में वैल्यू डालेंगे। बताओ, फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, वी साउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वीओ, क्यों भाई, अपॉन वी साउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वीएस, नहीं प्लस वीएस। इसमें कोई डाउट? अब हमें वी साउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू रखनी है तो वो देख लेना कि साउंड और विंड सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं। क्यों भाई? सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर तो क्या करें, फॉर्मूले में क्या चेंज करा जाए? तो हम जहां जहां वी साउंड लिखा है वहां वहां वी साउंड प्लस वी विंड का यूज करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। कंफ्यूज मत होना सोर्स के डायरेक्शन से, सोर्स कहीं भी जाए उससे क्या मतलब है, साउंड किधर जा रहा है, साउंड को विंड सपोर्ट कर रहा है या विंड अपोज कर रहा है। समझ में आया ये कैसे लिखा, बताओ पहले, कुछ डाउट है तो? यस सर। अभी जो मोशन है वो डाउन स्ट्रीम मोशन है, और इस कैटेगरी में अगर कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो उसके लिए मैंने तुमको बताया कि रिवर स्विमर मोशन अगर तुम्हें आता है तो वो क्वेश्चन भी तुम एक लाइन में कर सकते होगे, बट प्रोवाइडेड कि वो पिछला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो। मतलब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में तो डायरेक्टली हम लोग जोड़ देंगे। मान लो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम नहीं हो, कुछ और हो, तो क्या करेंगे?
ठीक है। नेक्स्ट देखो फोर्थ पॉइंट में फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड। पहले था अपरेंट वेवलेंथ, दूसरा था विंड इज ऑल्सो ब्लोइंग, और तीसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, मान लेते हैं there is a jeep with a siren on it, ठीक है, and this jeep is moving with velocity v1। जीप के अंदर ड्राइवर हो गया, ठीक है, इधर हो गई, सपोज इधर ये एक वॉल है, ठीक है, एंड मान लेते हैं कि वॉल भी मूव कर रही है, सब मूव करा देते हैं। वॉल इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, एंड देयर इज अ listener, and this listener is also running towards jeep with velocity v0 v2। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है, सबसे पहले तो ये बताओ कि वो जो लिसनर है उसको कितने तरह का फ्रीक्वेंसी रिसीव होगा, कितने टाइप का साउंड उसको सुनाई देगा। क्यों भाई? उसको दो टाइप का साउंड सुनाई देगा, एक तो डायरेक्ट और एक रिफ्लेक्टेड। बताओ। यस सर। और क्या होगा कि वेलोसिटीज अलग अलग होने की वजह से, सिचुएशन चेंज होने की वजह से उसको जो डायरेक्ट सुनाई देगी फ्रीक्वेंसी वो थोड़ी अलग होगी, और जो रिफ्लेक्टेड वाली सुनाई देगी वो थोड़ी अलग होगी। तो कई बार इसमें ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि उसको बीट्स कितने सुनाई दे रहे होंगे, क्योंकि दोनों साउंड के फ्रीक्वेंसी में थोड़ा डिफरेंस होगा, और वो थोड़ा डिफरेंस की वजह से उसको बीट्स सुनाई देंगे। तो हमसे कई बार बीट्स भी पूछता है कि उसको बीट्स क्या सुनाई देंगे। तो वो सब करने से पहले एक एक करके करते हैं। पहले तो ये बताओ कि उसको जो डायरेक्ट सुनाई देगी फ्रीक्वेंसी वो क्या होगी। मान लेते हैं कि इसका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी न्यू एक्चुअल है। बताओ फॉर्मूला क्या रहेगा। न्यू डायरेक्ट इज इक्वल टू न्यू एक्चुअल इनटू क्या लिखेंगे, बताओ। V sound plus V naught upon V sound minus V, so तो ये हो जाएगा V साउंड, वैल्यू डाल के लिखते हैं, प्लस V2, क्यों भाई, अपॉन V साउंड माइनस V1। बोलो, इस इक्वेशन में किसी को डाउट है? बताओ पहले तो। दिस इज डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय लिसनर। इसमें कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे अगर रिफ्लेक्टेड वाला निकालना है तो ध्यान से समझना, बहुत बहुत आसान है, बस कंसेप्ट क्लियर रखना। रिफ्लेक्टेड का अगर हमें कभी भी फ्रीक्वेंसी पता करना है तो क्या करना होगा तुम्हें। सबसे पहले तुम्हें वो जो वॉल है जहां से वो साउंड रिफ्लेक्ट होने वाला है, उस वॉल पे तुमको एक डमी लिसनर बिठाना होगा। क्यों भाई, जैसे बोलते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, तो वैसे ही मान लो कि इस दीवार में भी एक कान है, तो यहां क्या सुनाई दे रहा होगा, और वहां जो सुनाई दे रहा होगा उसको मैं बोल रहा हूं न्यू वॉल। न्यू वॉल का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय वॉल। तो बताओ जरा इसका फॉर्मूला क्या होगा, बताओ पूरा प्रॉपर। मतलब वॉल पे एक लिसनर है मान लेते हैं, V क्या लिखें बताओ। V साउंड, आगे plus V wall Plus upon V V wall. sound minus V प्लस V वॉल एंड अपॉन V sound minus V। V sound minus V1। V साउंड माइनस V1। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से समझना, जितना उस वॉल पे फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही थी, अब हम मान के चलेंगे कि उसी फ्रीक्वेंसी का यहां पे एक सोर्स है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी यहां पे सुनाई थी, मतलब वॉल क्या करेगा, वॉल बेसिकली जितनी वेव्स रिसीव करेगा उनको रिफ्लेक्ट कर देगा। वॉल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है एक्चुअली।
तो मैंने क्या किया, पहले तो ये पता किया कि कितने कंप्रेशंस वहां पे रिसीव हुए, फिर मैंने ये मान लिया कि उतने ही कंप्रेशन वहां से निकल रहे हैं, लेकिन अब वो एक नया सोर्स बन गया, क्योंकि वॉल मूविंग है तो यहाँ पे इन दोनों में फर्क आ जाएगा, क्यों भाई? तो अभी बताओ कि अब वॉल पे एक नया सोर्स हो गया, अब समझ लो कि सोर्स हो गया ये और लिसनर हो गया ये, समझ रहे हो अपने ध्यान से? तो अब फॉर्मूला क्या रहेगा, तो इसको मैं बोलूंगा न्यू रिफ्लेक्टेड। तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की जगह लिखेंगे न्यू वॉल, ध्यान से देखना आगे क्या लिखें बताओ। नाउ सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर विद वी वॉल एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स विद V2, तो फॉर्मूला क्या आएगा? माइनस V2 V साउंड माइनस V2 और माइनस V2 अपॉन V साउंड V प्लस sound plus V wall. V साउंड प्लस V वॉल। बताओ, और ये वाला V वॉल न्यू वॉल उठा के तुम यहां रख दोगे, तो इन दोनों से तुमको रिफ्लेक्टेड साउंड जो उस लिसनर को सुनाई देगी, ठीक है ना, वो आ जाएगी। और अगर हमें पूछा जाए कि बीट्स हर्ड बाय लिसनर, तो क्या सॉल्व करना होगा? सर नीचे V साउंड माइनस V वॉल नहीं होगा, तो क्योंकि वो मतलब सोर्स उधर आ रहा है ना। हाँ माइनस ही होगा, सर दोनों माइनस ही है, माइनस ही। बीट्स हर्ड बाय लिसनर, तो बीट्स हर्ड बाय लिसनर का मतलब हुआ दोनों का डिफरेंस, तो बताओ क्या आएगा डिफरेंस? तो डिफरेंस का मतलब होगा डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा सब्ट्रैक्ट करना। बट अगर तुम्हें ये एग्जांपल क्लियर है तो रिफ्लेक्टेड तुम किसी भी केस में निकाल सकते हो, 2 स्टेप लगाना, बस ही ध्यान रखना 2 स्टेप प्रोसेस है ये। बोलिए। देखो नोट करना है, नोट करो, ठीक है। और एक पॉइंट और है इसमें बस, वैसे मुझे लगता है रिफ्लेक्टेड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक और है, व्हेन सोर्स एंड लिसनर आर नॉट मूविंग along their line joining, they are not moving along their line joining। अभी तक हमने क्या किया, जितने भी एग्जांपल लिए उन सब में तुम देखो तो दोनों की वेलोसिटीज along their line joining ही थी। तो अगर मान लो कि along line joining ना हो तो क्या होगा? मान लेते हैं कि इधर हो गया ये सोर्स, इधर हो गया लिसनर, सोर्स सपोज इधर की तरफ जा रहा है Vs वेलोसिटी से अल्फा एंगल पे, और लिसनर सपोज इधर जा रहा है Vo वेलोसिटी से बीटा एंगल पे, ठीक है। तो इस केस में क्या लिखेंगे? न्यू एपरेंट। तो सीधा सीधा हमें यही देखना है कि यहाँ पे जो हम वेलोसिटीज यूज करेंगे वो अलोंग देयर लाइन ज्वाइनिंग वाली वेलोसिटी होगी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बता दो जल्दी से। क्यों भाई? So V sound plus V cos beta हाँ करेक्ट, और upon V sound minus हाँ Vs cos alpha. ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला इसमें रहेगा, बस ये है कि इसमें एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ये है, हालांकि फिर वो बहुत ही हाई लेवल कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें काम आएगा। इसमें लिखेंगे कि इट इज एप्लीकेबल ओनली इफ साउंड वेव्स आर spending negligible time in traveling from S to O। एक्चुअली है क्या ना, दोनों जब मूविंग है तो ऐसे समझो कि कंप्रेशन एमिट हुआ सोर्स से और वो कंप्रेशन पहुंचा ऑब्जर्वर पे,
तो हम इस फिगर में ये मान के चल रहे हैं कि उस कंप्रेशन को यहां से यहां पहुंचने में टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर उस कंप्रेशन को टाइम लगा तो फिर क्या होगा ना कि जब कंप्रेशन एमिट हुआ है तब हमें सोर्स की वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग कंपोनेंट अलग होगा ना, और जब वो ऑब्जर्वर पे पहुंचेगा उस वक्त हमें ऑब्जर्वर का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। मतलब ये जो हमने सेम इंस्टेंट पे ले लिए हैं, ये दोनों वैल्यू सेम इंस्टेंट पे नहीं ले पाएंगे अगर ये वाली कंडीशन नहीं होगी, बट फिर वो एकदम ही एडवांस टाइप क्वेश्चन बनेगा, तो 99% जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। बोलो, मतलब ये पॉइंट तो क्लियर है ना कि ये फॉर्मूला कब हमें अप्लाई करना है, जब साउंड को निग्लिजिबल टाइम लग रहा होगा एस से ओ जाने में। अगर टाइम ज्यादा होगा, Yes, sir. डिस्टेंस इनके बीच में ज्यादा होगी, तो क्या करना होगा, तो हमें साउंड वाली वेलोसिटी तब यूज करनी होगी जब कंप्रेशन एमिट हुआ, और ऑब्जर्वर वाली वेलोसिटी तब यूज करनी होगी जब कंप्रेशन उसके पास पहुंचा, क्योंकि इससे जब एमिट हुआ तब लाइन ज्वाइनिंग अलग बनेगी, और उसके पास जब पहुंचा तब लाइन ज्वाइनिंग अलग बनेगी। समझ में आई बात? यस सर। तो डॉपलर्स इफेक्ट की थ्योरी में बस इतना ही है, जितनी बातें हमारी हुई हैं। क्वेश्चंस मैं करा देता हूं, कोई डाउट है इसमें तो बताओ। सर जो आपने ये वाली बात बताई एकदम लास्ट वाली, सर इसका अगर जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो वो लिख सकते हैं क्या? अभी तुम इसके बारे में मत सोचो, अभी पहले हम लोग जरा लेवल 1 कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, थोड़ी देर बाद ना थोड़ा कर तो लो उसके ऊपर प्रैक्टिस। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो, जिसका आंसर आना चाहिए 30 मीटर पर सेकेंड। कर लेना चाहिए सभी को, बताओ। Observer is standing on railway crossing, receives frequencies 2.2 and 1.8 when the train approaches and recedes from the observer। मतलब जब पास आ रही होगी तब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जब दूर जा रही होगी तो कम होगी। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बताना है, तो देखो पहली बार लिखेंगे 2.2 इज इक्वल टू न्यू नॉट इनटू, ध्यान से देखना, अब ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे ही है तो इसको लिखेंगे 300 अपॉन 300 माइनस वी सोर्स, ये तो जब उसके पास आ रही होगी, और जब दूर जा रही होगी तो ये हो जाएगा 1.8 इज इक्वल टू न्यू नॉट इंटू 300 अपॉन 300 प्लस वी एस, ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। देखो यही बनाई, कोई डाउट है बताओ। तो यहाँ No, से वी एस निकालो, वी एस की वैल्यू सॉल्व करके 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, डिवाइड कर दो। न्यू एक्चुअल हमको नहीं दिया हुआ है इसमें, तो वो कोई बात नहीं, वो तो कभी कुछ दिया होगा कभी कुछ दिया होगा। और देखो नेक्स्ट देखो, देखो इसमें कह रहा है 2 tuning fork with natural frequencies 340 hertz each move relative to a stationary observer. One fork is moving away from observer while the other moves towards him at the same speed. The observer hears beats of frequency 3 hertz. Find the speed of tuning fork. तो ऐसे सपोज कर लेते हैं कि ऑब्जर्वर बीच में है, एक ट्यूनिंग फॉर्क इधर की तरफ आ रहा है और एक ट्यूनिंग फॉर्क अवे जा रहा है। इसका भी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज है, इसका भी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज है, और स्पीड मान लेते हैं v है। तो न्यू वन कितना होगा, तो न्यू वन हो जाएगा 340 इंटू क्या लिखेंगे, v साउंड अपॉन v साउंड माइनस वी एस, माइनस v कर दो, ठीक है। और न्यू टू होगा 340 इंटू 340 अपॉन 340 प्लस वी। हमको क्वेश्चन में गिवन है कि न्यू वन माइनस न्यू टू का जो डिफरेंस है, न्यू वन माइनस न्यू टू इज 3 हर्ट्ज। तो जरा देखो कैसे सॉल्व होगा ये, 340 स्क्वायर अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो 1 अपॉन 340 माइनस वी माइनस 1 अपॉन 340 प्लस वी, तो ये कितना आता है सॉल्व होके। तो इसको ऐसे करो, एक काम करो, इसको लिख दो 340 स्क्वायर
ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 340 प्लस वी माइनस 340 प्लस वी हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2v और नीचे आएगा 340 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, क्यों भाई, इक्वल टू 3 हर्ट्स। तो यहाँ से ये नीचे वाला v हटा देते हैं, क्यों भाई, ये नीचे वाला जो v है इसको हटा दो, तो सीधे सीधे v की वैल्यू 1.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब तुम ये कहोगे कि सर ये कौन सी मैथ लगाई, क्यों हटा दिया, बताएगा कोई क्यों हटा दिया? कि वो बहुत कम है। बहुत नेग्लिजिबल है सर वो 340 स्क्वायर का। हाँ मतलब, बट ये बात ये ध्यान रखना, ऐसा करने के बाद चेक जरूर कर लेना कि जो निकल के आया निग्लिजिबल निकल के आया कि नहीं निकल के आया। मान लो 150 निकल के आ जाता इस मेथड से, तो फिर वो स्टेप गड़बड़ हो जाता। बात समझ में आई? लेट से हमने कोई अप्रोक्सीमेशन ले लिया, तो हमारा आंसर उससे मैचिंग आना चाहिए, दैट्स इट। 1.5 आ गया, इसका मतलब उसके पिछला स्टेप सही है। अगर यही वैल्यू 150 आती तो फिर वो अगला स्टेप पिछला स्टेप सही नहीं होता। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. और देखो, नहीं ये वाला रहने दो, एक दूसरा है इसी तरह, तो वो करो। ये देखो नेक्स्ट, इसको ट्राई करो। इस क्वेश्चन में ये जो इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, साउंड डिटेक्टर इज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सोर्स, अगर हमें ये डिस्टेंस दिया होता मान लो, तो हम वो एंगल कैलकुलेट कर पाएंगे ना। वो डिस्टेंस तो दिया नहीं है, डॉटेड बना हुआ है ना लाइन, तो इसका मतलब इसको लार्ज डिस्टेंस लेके ही चलेंगे। बात समझ में आई? तो सर यस सर। फर्स्ट केस के लिए जो एसएचएम वाला पार्टिकल है वो सी से लेफ्ट में जा रहा होगा, और जो सर्कल वाला पार्टिकल है वो एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे राइट की तरफ जा रहा होगा, ऐसा लेंगे। हाँ ऐसे ही कुछ करेंगे। इसमें जो दो केस हम लोग बनाएंगे, तो देखो एक बार जब ये इधर की तरफ आ रहा होगा मैक्सिमम स्पीड से, तो इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी आर ओमेगा यानी 30 मीटर पर सेकेंड, और ये इधर की तरफ आ रहा हो, तो ये कितनी वेलोसिटी से इधर आएगा? ए ओमेगा, ये ए की वैल्यू 6 है और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू है, तो ये वैल्यू आ रही है 60 मीटर पर सेकेंड, क्यों भाई, यही है? तो यस सर। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो हर्ड होगी वो हो जाएगी 340 इंटू, देखना ध्यान से, तो 340 प्लस 60 अपॉन 340 माइनस 30, ठीक है, तो ये वैल्यू आती होगी निकल के 438.7 हर्ट्स, ठीक है। और मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा? मिनिमम के लिए जब ये इधर हो जाएगी, जब ये इधर जा रही होगी 30 मीटर पर सेकेंड से, और ये अवे इधर जा रहा होगा उसी 60 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना? कभी ना कभी तो ऐसा आएगा ही। तो 340 इंटू 340 माइनस 60 अपॉन 340 प्लस 30, तो ये वैल्यू निकालोगे तो आएगी 257.3 हर्ट्स। देखो क्वेश्चन अच्छा है, बट अगेन कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत सिंपल है। बोलो। बोलिए, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? यस सर। और देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, देखो इसमें, अ ट्रेन इज अप्रोचिंग अ हिल एट ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, तो सपोज there is a train
approaching a hill at a speed 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, sounds a whistle of frequency 580 hertz, ठीक है। when it is at a distance 1 kilometer from the hill, तो ये मोमेंट मान लेते हैं हो गया t इक्वल टू 0 का, ठीक है। A wind with a speed 40 km per hour is blowing in the direction of motion of train, तो wind is also blowing, इसका स्पीड भी दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ विसल एज हर्ड बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द हिल, मतलब हमने हिल पे भी एक डमी लिसनर मान लिया है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं न्यू हिल। तो न्यू हिल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, न्यू एक्चुअल इनटू, अब ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है तो इसको लिखेंगे वी साउंड प्लस वी विंड अपॉन वी साउंड प्लस वी विंड माइनस वी एस। इस फॉर्मूले में किसी को डाउट है तो बताओ। तो ये आएगा 580 इंटू ब्रैकेट, तो ये आएगा 1200 प्लस 40 अपॉन 1200 प्लस 40 एंड माइनस 40, तो ये वैल्यू आती है जो मैंने बताया आंसर उसके बराबर। 599.33 हर्ट्ज, बोलिए। ठीक है, ये तो हो गया पार्ट ए। अब पार्ट बी में क्या कह रहा है, कह रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द हिल एट विच द एको फ्रॉम द हिल इज हर्ड बाय द ड्राइवर एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस ड्राइवर को अब क्या सुनाई देगा। तो अब क्या होगा कि जब ये ट्रेन, ऐसे बोले, जब ये ट्रेन यहां पहुंचेगी, मान लेते हैं, देखो, तो इसका जो ड्राइवर है इसको क्या सुनाई देगा। तो अब सबसे पहले एक बात ध्यान से समझना कि जो ट्रेन है उसका वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, लेकिन जो साउंड है जब गई होगी तो विंड ने उसको सपोर्ट किया होगा, और जब वापस आई होगी तो विंड ने उसको अपोज किया होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि कितने डिस्टेंस के बाद ये उसको एको सुनाई देगा। तो मान लेते हैं कि ट्रेन ने यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस कवर की वो है x, या एक काम कर सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम हिल निकालना है ना, तो डिस्टेंस फ्रॉम हिल ही एज्यूम भी कर लेते हैं। ये जो x है ये हम लोग हिल से ही ले लेते हैं, डिस्टेंस हम लोग x हिल से ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, साउंड ने कितना डिस्टेंस गया और कितना, मतलब साउंड को जो टाइम लगा और ट्रेन को जो टाइम लगा वो बराबर करना है, टाइम दोनों का बराबर कर देना है। टाइम टेकन बाय ट्रेन एंड टाइम टेकन बाय साउंड इक्वल करना है, उससे हमको x मिलेगा। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना होगा, तो ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल की है 1 माइनस एक्स, और ट्रेन ने कितनी स्पीड से कवर की है, तो ट्रेन ने कवर की 40 की स्पीड से। साउंड ने कितना कवर किया है, तो साउंड ने पहले 1 कवर किया है, लेकिन साउंड ने 1 कवर किया है 1240 से, और फिर साउंड ने x कवर किया है, और x कवर करने में साउंड का स्पीड रहा है 1200 माइनस 40। ये बताओ क्लियर है या नहीं। तो यहां से अगर आप x निकालते हो तो x की वैल्यू आती है 29/31 किलोमीटर। बताओ ये क्लियर है या नहीं। अब बात आती है कि ट्रेन के ड्राइवर, इक्वल टू साउंड दिया। हाँ सर वो टाइम क्यों इक्वल किया था। अरे बेटा, ट्रेन जितनी देर में वहां पहुंची और साउंड भी हिल से टकरा के वहां पहुंचा है। साउंड हिल तक गया और हिल से साउंड उस इंस्टेंट तक वापस आया। वो जो ट्रेन ने हॉर्न दिया है ना, वो हॉर्न कंटिन्यूअसली नहीं दिया है, एक शॉर्ट वेव एमिट की है, तो वो वेव एमिट हुई है t इक्वल टू 0 पे, वहां से फिर वो वेव ट्रैवल होके हिल तक गई, हिल से टकरा के फिर वापस आई,
तो पूछा है कि जब वो सुनाई दे रही है ट्रेन के ड्राइवर को, तो वो ट्रेन कितना दूर है हिल से। देखो तो ध्यान से क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ो तो पहले। अब इसको सुनाई क्या देगा ट्रेन के ड्राइवर को, तो ट्रेन के ड्राइवर को जो सुनाई देगा वो न्यू रिफ्लेक्टेड होगा। तो न्यू रिफ्लेक्टेड को हम लोग लिखेंगे न्यू हिल। और इस बार तुम ध्यान से देखो तो साउंड किस तरफ आ रहा होगा, तो इस बार साउंड आ रहा है लेफ्ट साइड में, तो विंड उसको अपोज करेगी। तो अब जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा वी साउंड माइनस वी विंड अपॉन वी साउंड माइनस वी विंड एंड प्लस वी एस। बताओ ये क्लियर है? भाई हिल पे जो साउंड रिसीव हुआ है वही मैंने वहां से रिफ्लेक्ट कर दिया है। अब न्यू हिल की वैल्यू इसमें डाल दो तुम, बोलो। सर ये वीएस ऊपर नहीं ऐड करेंगे? अरे हाँ, सॉरी 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 सॉरी, क्योंकि लिसनर मूविंग टुवर्ड सोर्स है, ऊपर ही करेंगे। तो ये आएगा 599.33 इंटू क्या बनेगा, ये बनेगा 1240 माइनस 40 प्लस 40 और अपॉन 1200, सॉरी 1200 होना चाहिए, 1200 माइनस 40। तो ये देखो क्या आएगा, ये वैल्यू आनी चाहिए 620 हर्ट्ज। आ रही है क्या? अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। बोलिए क्लियर है या नहीं? यस। और देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वो सिमिलर ही है, इसी कॉन्सेप्ट यही है जितने हो गए। देखो नेक्स्ट ट्राई करो। अगेन सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें सोर्स जो है वो स्टेशनरी है और इस सोर्स से जो साउंड एमिट हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और फिर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है एक कार से, यानी ऐसे समझ लो कि वॉल मूविंग का केस हो गया। तो ये वॉल इधर मूव कर रही है कितने स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड से। तो इसको वापस से कितना सुनाई देगा? तो पहले हम लोग लिखेंगे न्यू वॉल। न्यू वॉल क्या बनेगा, एफ नॉट इंटू क्या लिखेंगे 330 प्लस 2 अपॉन 330, क्यों भाई? और रिफ्लेक्टेड की क्या फ्रीक्वेंसी आएगी, तो इसको लिखेंगे न्यू वॉल और इस बार सोर्स मूविंग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 330 अपॉन 330 माइनस 2। तो हमें न्यू रिफ्लेक्टेड माइनस एफ नॉट ये निकालना है। तो ये कितना आएगा, ये बनेगा एफ नॉट इंटू 330 प्लस 2 अपॉन 330 माइनस 2 माइनस 1। क्यों भाई ये आ रहा है? ये वैल्यू कितनी आती है सॉल्व होके, 6 हर्ट्ज आती है। कर लिया सभी ने? बोलिए। कर लिया? कोई डाउट है बताओ। नो सर। तो डॉपलर्स इफेक्ट में इतना ही है और डॉपलर्स इफेक्ट के साथ हमारा वेव्स एंड साउंड वाला चैप्टर भी खत्म होता है यहाँ पे।